Hello friends, I welcome you all back to our channel UPSC Educare। आज मैं NCERT सीरीज जो है वो शुरू करने जा रही हूँ। आप सब जानते हो यूपीएससी के लिए हमें एक बेसिक सलाह दी जाती है, गो थ्रू NCERT। 6 से लेकर 12 तक की NCERT को पढ़ लो, एकदम अच्छे से पढ़ लो। तो मैं इस सीरीज में NCERT शुरू करने जा रही हूँ क्लास 6 से। आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो क्लास 6 की हिस्ट्री की NCERT है। आने वाले 10 दिनों में सारे के सारे जो नए रिवाइज्ड NCERT के जो 10 चैप्टर्स हैं वो मैं हिस्ट्री के पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा हिस्ट्री की बुक देख के यही आता है, हम हिस्ट्री क्यों पढ़े? जो हो चुका है उसको हम क्यों पढ़े? देखो, हम हमेशा बोलते हैं अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके पीछे उसकी वजह देखो। बेवजह तो कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, बेवजह कोई कुछ भी रिएक्शन नहीं देगा। तो अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसके पीछे पीछे कोई ना वजह होगी। वैसे ही आज हम जैसे रह रहे हैं, आज हमारे पास टेक्नोलॉजीज हैं, वी आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग जस्ट विद अ स्नैप। तो ये जो चुटकी बजाते हैं हमें हर चीज़ मिल रही है ना, ये यूं ही नहीं मिल रही, इसके पीछे बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ स्ट्रगल होगा, ठीक है। तो हम वो सब कुछ कैसे पढ़ सकते हैं वो हमें हिस्ट्री बताती है, ठीक है। जितना हम हिस्ट्री को पढ़ेंगे उतना हमें पता चलेगा कि आज हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे क्यों हैं, किस स्टेजेस से हम होकर के आए हैं, तब जाके हम ऐसे हुए हैं, ठीक है। तो ये सब हम जो है चैप्टर 1 आपका शुरू करते हैं और ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 में क्या दिया है? व्हाट यानी क्या, वेयर कहाँ पर, हाउ कैसे, व्हेन कब, ये सारा जो है हम पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं चैप्टर को। पहला अगर आप इस चैप्टर को पढ़ोगे ना तो जो फर्स्ट हेडिंग दी है, व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, हम हमारे अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं हिस्ट्री को पढ़ के। तो पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी? वो क्या, ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो उनके क्लोथ्स, ठीक है, वो कपड़े कैसे पहनते होंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है वो खाते क्या होंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है उनके घर कैसे होंगे, क्या हमारे जैसे आज के जैसे हमारे घर है वैसे घर थे उनके, या कच्चे मकान होते वैसे थे, ठीक है। तो ये जो 3 बेसिक क्वेश्चंस है ये हमारे दिमाग में आता है। चौथा क्वेश्चन आता है वो करते क्या थे, ठीक है, उनकी लाइफ चलती कैसे थी, वो खाते पीते थे तो वो कमाते कैसे थे। तो मनी का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, तो वो लोग क्या थे? हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स। हंटर्स मतलब शिकार करने वाले, हर्डर्स जो भेड़ बकरियां चराते हैं उनके लिए, फार्मर्स जो खेती करते हैं, मे बी रूलर्स हो, मे बी मर्चेंट्स हो। मर्चेंट्स मतलब जो ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, ट्रेड करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाके सामान बेचना, उन्हें मर्चेंट्स बोलते हैं। देन कम्स योर प्रीस्ट, प्रीस्ट मतलब आपके पंडित, मौलवी वगैरह, वो सारे प्रीस्ट में आते हैं। फिर आते हैं क्राफ्ट पर्सन जो किसी एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा माहिर हो। फिर आर्टिशंस, आर्टिशंस के बारे में आप जानते हैं, आज भी हमारे पास बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं। फिर म्यूजिशियंस और साइंटिस्ट। अब आपके दिमाग में क्या, साइंटिस्ट भी थे उस टाइम पे? हाँ जी, बिल्कुल थे, उस टाइम पे भी साइंटिस्ट थे। ये सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है। इसके अलावा हम क्या देख सकते हैं? इसके अलावा कि बच्चे कुछ ना कुछ गेम्स तो खेलते होंगे, ऑब्वियसली वीडियो गेम्स तो नहीं थे जैसे अभी हैं, तो वो कुछ ना कुछ गेम खेलते थे। तो वो कौन से गेम्स खेलते थे वो सब कुछ हम जो पढ़ते हैं ना वो हमें हिस्ट्री बताती है। वो कौन सी कहानियाँ सुनते थे, ठीक है, क्योंकि आज हम कहानी सुनते हैं राजा महाराजा, तो वो राजा महाराजा तो उस वक्त खुद जिंदा थे, या फिर उनसे पहले उनसे पहले जब वो बच्चे थे, ठीक है, तब उन्होंने भी तो किसी के साथ कहानियाँ सुनी होंगी। तो वो कौन सी कहानियाँ सुनते थे, वो कैसे गाने गाते थे? क्योंकि अगर आप देखोगे ना तो हमारे जो 1990s के गाने हैं, कुमार सानू वगैरह के, आपके 2000s के जो सॉन्ग्स हैं, वो एट प्रेजेंट 2023 2024, ठीक है, इन सॉन्ग से बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो अभी हम जो बात करें वो तो हज़ारों साल पहले की बात कर रहे हैं। तो उस वक्त वो कौन से सॉन्ग सुनते थे, किस तरीके का उनका रहना सहना था, ये हमें कैसे पता चलता है? हमारे अतीत के बारे में, उसका पास्ट, हमारी हिस्ट्री देख करके पता चलता है। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक, लोग खुद रहते कहाँ थे? क्या हमारी तरफ बड़े घरों में रहते थे, या झोंपड़ियों में रहते थे, या सब महल में रहते थे? तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि सब महल में रहते, सबका अपना अपना लाइवली स्टैंडर्ड होगा। तो वो सब कैसे? तो एक बेसिक आंसर आता है रिवर्स। जो अर्लीस्ट आपके सेटलमेंट्स है वो आप देखोगे कि जनरली वाटर बॉडीज के आसपास आपको मिलते हैं, ठीक है, बड़ी लेक्स हो गई उसके आसपास आपको मिलेंगे। तो वाटर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स था, क्योंकि पानी है तो आसपास खेती पॉसिबल है, आसपास जंगल होगा, घास भी उगेगी,
वहाँ पे आपको खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा, और वहाँ पर क्या जानवर भी पानी पीने आएगा, तो आप उनको भी हंट करके आपके खाने का इंतजाम हो सकता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको पानी के इलाके के आसपास मिलती है। तो जो अर्लियर सेटलमेंट्स है वो रिवर्स के आसपास आपको देखने को मिलते हैं। ओके, सबसे पहले तरीके के लोग करते क्या थे, उनका लाइवलीहुड क्या था, तो हम उनको बोलते हैं स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स का मतलब होता है दोज हु गैदर्स, ठीक है, वो लोग जो इकट्ठा करते हैं, ठीक है, फ्रूट्स लेकर के आ गए, रूट्स लेकर के आ गए, फॉरेस्ट के आसपास से जो कुछ भी उन्हें मिले, ठीक है, क्योंकि देखो जंगल के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, बहुत सारे तरीके का खाना अवेलेबल होगा, बहुत सारी बेरीज मिल जाएंगी, तो वो सारा जो प्रोड्यूस है उस सबको इकट्ठा करने वाले लोग थे, ये इकट्ठा करके खाते थे, खुद से नहीं उगा रहे, तो इनको क्या बोलते हैं, स्किल्ड गैदरर्स। धीरे धीरे लोगों ने क्या है, हंटिंग करना भी सीख लिया। जब उनके पास टूल्स अच्छे आ गए तो उन्होंने हंट करना भी सीख लिया, तो वो क्या बन गए, वो बन गए हंटर्स, जो शिकार करने लगे। ये हो गई दूसरी कैटेगरी। अब बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की। तो तीसरी कैटेगरी 8000 ईयर्स अगो आई थी। इसने क्या किया था कि फार्मिंग करने शुरू कर दी थी। तो सबसे पहले क्रॉप्स कौन सी ग्रो की गई थी, तो वो वीट थी और बार्ले थी। वीट और बार्ले वर द फर्स्ट क्रॉप्स विच वर ग्रोन। ओके, एंड व्हेन 8000 ईयर्स अगो, एक चीज याद रखना बेसिक, 2000 जो है इन्होंने आपका बेस ईयर ले रखा है एनसीईआरटी वालों ने, ठीक है, यानी अगर 8000 है तो ये अभी 2024 चल रहा है, तो ये 24, यानी 8024 ईयर्स अगो की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि हम हिस्ट्री में सब अप्रॉक्स में चलते हैं, वी डू नॉट हैव फिक्स डेट्स अंटिल अनलेस इट इज नोटेड डाउन। जब तक लिखी नहीं गई है कहीं पे, हमारे पास फिक्स डेट नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको अप्रॉक्स में लेके चल रहे हैं। तो 8000 ईयर्स अगो, इतने साल पहले पहली बार क्या हुआ था, वीट और बार्ले ग्रो किया गया था। ओके, उसके बाद में फर्स्ट टाइम राइस को अगर ग्रो किया था, फर्स्ट टाइम राइस को ग्रो किया था कहीं, तो वो था नॉर्थ ऑफ विंध्यास, ठीक है। इंडिया का मैप कुछ ऐसा है, तो आपकी सतपुराज और विंध्यास माउंटेन रेंज है, ये आपकी अरावली है, ठीक है। तो इनके आपके जो विंध्या रेंज है, इसके क्या बोला इन्होंने, नॉर्थ में, मालूम होगा ना, ऊपर नॉर्थ, इसके बाद में क्लॉकवाइज चलते जाओ, ईस्ट साउथ वेस्ट, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की तरीके से। घड़ी हमेशा ऐसे चलती है ना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वापस 12 पे जाती है, ये ऐसे चलता है। तो वैसे ही क्लॉकवाइज, नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, ये सर्किल ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट। तो उस विंध्यास के नॉर्थ में पहली बार राइस को खुद से ग्रो किया गया था। सबसे पहले, सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वो अभी से 4700 ईयर्स अगो की है, ठीक है। इस सिविलाइजेशन को बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पहली साइट अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हमें मिली थी, वो अगर कोई थी तो वो है हड़प्पा। एट प्रेजेंट ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये जो हड़प्पा है, इस हड़प्पा की वजह से, क्योंकि ये पहली साइट थी, पहली जगह थी जो इस सिविलाइजेशन से रिलेटेड हमें मिली थी, हम इसे बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसका अनदर नेम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। ए का मतलब होता है ऑल्सो नोन एज। आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर डॉट है तो ये रिवर का नाम है, ओके। तो इंडस रिवर के अराउंड हमें पहली बार कोई सिविलाइजेशन मिली थी, उसको नाम दिया हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। ये होगी इतने साल पहले की बात, ठीक है। अब अगर ये तो बात होगी इंडस रिवर के आसपास, फिर आपके गंगा रिवर भी है, उसके आसपास जो है हमें सिविलाइजेशन, अगर कोई सिटीज मिलती है, वो 2500 ईयर्स पुरानी है, ठीक है। प्लस 23 अपने आप ऐड करते जाना, तो 2500 ईयर्स अगो जो है हमें ये सिटीज जो है गंगा रिवर के आसपास मिली है। इनमें से अगर कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई एम्पायर हुआ है, तो वो है आपका मगध। मगध आज का जो आपका बिहार है ना, उसकी बात हो रही है, उसके आसपास के इलाके की बात हो रही है, ठीक है। ओके, मगध क्या है, गंगा के साउथ में है। अगर यहाँ से आपकी गंगा रिवर बह के आ रही है, तो इसके साउथ में क्या है, आपका मगध है, ओके। इसके साउथ में आपका मगध हो गया।
लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे। धीरे धीरे ये जो किंगडम्स है ये बहुत बड़े होते गए इसी वजह से। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, लोग ट्रैवल ही क्यों करते थे, एक जगह टिक के बैठ क्यों नहीं जाते थे? बहुत सब लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा। करते थे, अब क्या कर सकते हैं, करते थे तो हमें पढ़ना पड़ेगा। सबसे बड़ा रीज़न आता है सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, सर्च ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है आपकी जीविका। आपको भूख तो लगेगी, खाना भी खाने के लिए चाहिए, ठीक है, बहुत सारा पैसा भी चाहिए। तो एट प्रेजेंट लोग क्या करते हैं, दिल्ली जा रहे हैं जॉब के लिए, बेंगलोर जा रहे हैं, ठीक है, गुड़गांव जा रहे हैं, नोएडा जा रहे हैं। तो ये जो जगह है, इवन आपके दूसरे स्टेट्स में, आपके जो दूसरी कंट्रीज, कनाडा जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं लोग, ब्रिटेन जा रहे हैं, सबसे पॉपुलर यूएसए जा रहे हैं। तो ये जो लोगों का मूवमेंट है ये क्यों हो रहा है, सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ताकि वो अच्छा कमा सके। ठीक है, उस टाइम पे मनी का कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन एक ही जगह बैठ करके अगर वो खाएंगे, आज यहीं बैठे हैं, ठीक है, इसी नदी के किनारे, यहाँ पे जंगल है, यहीं पे बैठे हैं, तो ये जंगल के अंदर इतना इतना रोज 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 जा रहे हैं, तो ये तो सारे फ्रूट्स लेकर के खा लेंगे, क्योंकि एक ही जना थोड़ी है, बहुत सारे लोग हैं, तो यहीं पे रहेंगे हमेशा, तो फ्रूट्स तो सारे खा जाएंगे। और ज़रूरी थोड़ी है हर सीज़न में इस पेड़ पे फ्रूट है। मैंगो जो है वो तो सिर्फ समर्स में मिलेगा, अगर ये यहाँ पे सिर्फ मैंगोज ही हैं तो बेचारे विंटर्स में तो ये भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए इन्हें क्या था, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। सेकंड, स्केप नेचुरल डिजास्टर्स। आज अगर कहीं पे फ्लड आ जाए, कहीं पे ड्रॉट्स हो जाए, या अभी हमने जैसे बात की नदी के किनारे जंगल में ये लोग रह रहे हैं, यहाँ पर अगर फॉरेस्ट फायर हो जाए, ठीक है, इन जंगलों में आग लग जाए, तो अभी इनको अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागना पड़ेगा। तो जितने भी आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उनसे बचने के लिए भी इन्हें भागना पड़ता था। फिर आती है आर्मी। आर्मी दूसरों की ज़मीन को जीतने के लिए मूव करती है। ठीक है, आज मान लो पाकिस्तान हम पे अटैक कर दे, तो हमारी आर्मी मूव करेगी, क्यों करेगी, इसको एक फ्रंटियर देगी। और उनकी आर्मी क्यों मूव की है, हमारे एरिया को एक्वायर करने के लिए। हमारी आर्मी क्यों मूव की है, हमें डिफेंड करने के लिए। अलग बात है कि बाद में उनको मारेगी और उनको निकाल करके उनका भी एरिया हम ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक रीज़न होता है कि आर्मी क्यों मूव करते हैं। फिर बात आती है मर्चेंट्स की। ये ट्रेड की वजह से मूव करते हैं और ये हमेशा ग्रुप्स में मूव करते हैं। इन ये जो मर्चेंट्स जिस ट्रेड में मूव, ट्रेड करने के लिए जिस ग्रुप में मूव करते हैं, उस ग्रुप को हम कारवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस ग्रुप को हम, कारवान। मर्चेंट्स हमेशा ग्रुप्स में मूव करेंगे, ये चीज़ याद रखेगा। ये क्या करता है, शिप्स लेके जाएंगे, अपने बहुत सारे वैल्यूएबल गुड्स लेके जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जो है सप्लाई करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं आपके रिलीजियस टीचर्स। ये चलते रहते हैं, गांव से गांव में जाएंगे, टाउन से टाउन, शहर से शहर जाते हैं, ठीक है, एक जगह रुकेंगे, वहाँ पर अपने धर्म से रिलेटेड बातें बताएंगे, लोगों को सलाह देंगे, आप ये कर लीजिए, ये मत कीजिए, ये हमारे रिलीजन में है, हमें ऐसे करना चाहिए, भगवान ने ऐसे करने को कहा है, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसे करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो ये सारा कौन बोलता था, आपके रिलीजियस टीचर्स। फिर कुछ लोगों को घूमने का शौक होता है, ठीक है, कुछ लोगों को है कि चलो चलो नई चीज़ें, नई जगह चलते हैं, नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई जगह को एक्सप्लोर करते हैं। कई लोगों को नई जगह का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है, कई लोगों को नई चीज़ें ढूंढने का क्रेज़ होता है। तो बहुत सारे लोग जो है नया डिस्कवर करने के लिए, या फिर कुछ प्लेसेस उन्हें बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग लगती है, ठीक है, कुछ लोगों को कुछ जगह बहुत पसंद आती है तो उस वजह से वो वहाँ पे जाते हैं। कुछ लोगों को एडवेंचर करना पसंद होता है इसलिए जाता है। तो इस सब से भी जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। अब मान लीजिए यहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ आप रह रहे हो, आप अगर मेरे पास आए हो तो आपके बेसिक कुछ आइडियाज़ होंगे, अपने घर पे थोड़ी छोड़ के आओगे, अपनी सोच भी अपने साथ लेके आओगे। मुझसे मिले हो, मैं अपनी जगह से आपकी जगह पे आ रही हूँ, ठीक है, तो मैं भी अपने आइडियाज़ जो है वो लेकर के आऊँगी, ठीक है, मैं भी अपने आइडियाज़ आपके पास लेकर के आऊँगी। फिर हम दोनों क्या है, इसको शेयर करते हैं, तो इससे हमारे आइडियाज़ क्या है, इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज होते हैं। तो आइडियाज़, इसकी वजह से क्या होता है, हमेशा आइडियाज़ का इंटरचेंज जो है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हमें देखने को मिलता है। ओके, एक चीज़ आप देखोगे कि इस नए मूवमेंट से, ये जो इंटरचेंज हो रहा है, इसकी वजह से नए ट्रेडिशंस जो है, जो ऑलरेडी आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें आएगा। आप कहीं नई जगह जाते हो तो धीरे धीरे एडजस्ट होते हो ना आप उस जगह के लिए, आप नई चीज़ें सीखते हो। तो वैसे ही इस मूवमेंट्स की वजह से आप भी बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हो, उनके नए रिलीजन्स, उनके नई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जो होती है वो सब हम सीखते हैं। ओके, ये एक रीज़न है कि इंडिया को जो है मेल्टिंग पॉट का टाइटल दिया गया था, मेल्टिंग पॉट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी रिलीजन्स आए हैं ना, इंडिया ने सबको अंदर अपने अंदर घुल लिया। इसलिए इंडिया को जो है हिस्ट्री में एक मेल्टिंग पॉट का जो है ये स्टेटस दिया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें सीखने को इसमें मिलती है। ओके,
उस टाइम पे क्या मूव करना आसान होता होगा? जाहिर सी बात है नहीं। हमारे पास इतनी अच्छी आज की जो टेक्नोलॉजी है वो उस टाइम पे नहीं थी। उस टाइम पे कौन से एरोप्लेन थे कि हाँ यहाँ से सुबह चलो और आने वाले 22-23 घंटों में हम कहीं भी पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगर पहाड़ भी क्रॉस करना है तो आपको आपके पास क्या था, आपको उस पर चल के जाना पड़ता था, ठीक है। अभी नहीं है कि काट दी, रोड बना दी, ट्रेन बना दी, ट्रेन में बैठ जाओ चले जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ चले जाओ, बस में ले जाओ, ये सारी टेक्नोलॉजी थी ही नहीं। तो नो डाउट ट्रैवल करना बहुत मुश्किल रहा होगा उस वक्त, लेकिन लोगों ने किया, फिर भी लोगों ने किया, ठीक है। और इसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो आप कह सकते हो कि एक्सचेंज हुए। हमें कैसे पता? हमें बहुत सारे स्टोन्स पर जो है आइडियाज़ कार्व किए हुए मिलते हैं। कार्व मतलब गुफा गुफा के किसी चीज़ को ना ऐसे गुदो गुदो करके लिखा हो तो हम उसको बोलते हैं किसी चीज़ पे कार्व करना। तो म्यूज़िक के बारे में लिखा है, फूड कुकिंग के बारे में मिला है, फर्दर जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं उस सब से भी हमें ये चीज़ें पता चलती है। ये हो गई एक चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक है नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है। आप दो नाम सुनते हो इंडिया के लिए, एक इंडिया एक भारत, ठीक है। इसकी अपनी एक हिस्ट्री है, इसकी अपनी एक हिस्ट्री है। इंडिया रिवर इंडस के आगे की जो लैंड है उसको क्या बोलते हैं? इंडिया। इंडस के बाद की जो उसके आसपास की जो लैंड है उसे बोलते हैं इंडिया। ये एक रीजन। अब बात करते हैं भारत। भारत एक ट्राइब थी, भारत एक ट्राइब थी, एक ट्राइब। उस ट्राइब के नाम पे नाम पड़ा है हमारा भारत, ठीक है। फिर कहते हैं कि राजा दुष्यंत थे, दुष्यंत, दुष्यंत शकुंतला लव स्टोरी सुनी होगी उनकी। तो दुष्यंत, राजा दुष्यंत जो थे, इनके बेटे का नाम था भरत और उनके नाम पे जो है इंडिया का नाम भारत पड़ा है। ये वजह भी दी जाती है। ओके, अब बात करते हैं हिंदुस्तान। ये नाम कहाँ से आया? इंडस को संस्कृत में सिंधु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु। ये वर्ड है संस्कृत में किसके लिए? इंडस रिवर के लिए। अरेबिक में एस को एच लिखा जाता है, ठीक है। तो वो बोलना चाहते थे सिंधुस्तान, जो सिंधु नदी के आसपास का इलाका, जो उसके बाद की जो लैंड है, लैंड बियॉन्ड रिवर सिंधु, तो उन्होंने बोला हिंदुस्तान। तो उस वो जगह है सिंधुस्तान, दैट इज हिंदुस्तान, ठीक है। ये अरेबिक में लिखने की वजह से है। जो भरत ट्राइब है इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद के बारे में आपको मालूम होगा, ये ओल्डेस्ट आपकी अर्लीस्ट जो आप बोल सकते हो कॉम्पोजिशन है। लगभग 2500 ईयर्स अगो जो है इसे लिखा गया था, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है। आपके 4 वेद हैं और 4 वेद में से एक वेद जो है वो ऋग्वेद है। उसके बाद आपके अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, आपके वो 3 वेद और भी हैं, ठीक है। तो टोटल 4 वेद हैं। ये बात हो गई इसकी कि हमें जो नाम मिला है वो नाम मिला कैसे है, तो ये डिस्कशन यहाँ होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। पुरानी चीज़ों के बारे में पता कैसे चल रहा है? सबसे बड़ा सोर्स होता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट हमेशा सॉफ्ट जो मटेरियल होता है उस पर लिखा जाता है। किस पे लिखा जाएगा? सॉफ्ट मटेरियल पे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट यानी जो ये आपका मेनू वर्ड है, ठीक है, इसको बोलते हैं हैंड। इसका मतलब क्या होता है? हैंड मतलब हाथ, हाथ से लिखी गई लैटिन वर्ड है ये, ओके। हाथ से लिखी हुई, इसको लिखते थे पाम लीफ या फिर ब्रिज पे। ब्रिज पे आपके जो सॉरी बर्च पे आपके लिखा जाता था। पाम लीफ को पे आपने देखा होगा ना, बहुत सारी अगर आप पुरानी मूवीज़ वगैरह देखोगे ना जिसमें ऋषि मुनि है, तो वो ऐसे पान की ना ऐसे लीफ होती है और इस लीफ के ऊपर ना वो कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग पाम लीफ पे लिखना। बर्च क्या होता है? पेड़ होता है ना, पेड़, ठीक है, उसका तना होता है तो उसके ऊपर ऐसे बार काए हुए होते हैं, ठीक है। इसी से उसको निकाल करके उस पर लिखना, इसे बोलते हैं बर्च, ठीक है। ये इसके बार से निकाल करके उसे बनाया जाता था और उस पर ये सब लिखते थे। ये प्रैक्टिसेस हमें सबसे ज़्यादा हिमालयन रीजन में देखने को मिलती है। कहाँ पे देखने को मिलती है? हिमालयन रीजन में, ओके। क्या सारे सही सलामत बच गए? नहीं,
कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए टाइम के साथ। अब लीफ पे लिखा है आपने, ये लीफ कितना टाइम तक चलेगा, सूख जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, तो गिर जाएगा, हो सकता है टूट जाए, बिखर जाए, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ब्रिज पे लिखा, हो सकता है उस लकड़ी पे दीमक लग जाए, उसको खत्म कर दे टर्माइट्स लग करके। तो ये सारे लॉसेस हो सकते थे। तो सारे तो एज इट इज प्रिजर्व नहीं है, लेकिन कुछ बचे हैं। कुछ कहाँ पे बचे हैं? कुछ जो टेम्पल्स में पड़े थे, मोनेस्ट्रीज में। मोनेस्ट्री जब हम बुद्धिज्म जैनिज्म वाले चैप्टर करेंगे ना आगे, उसमें मैं आपको बताऊंगी मोनेस्ट्रीज क्या होता है। तो टेम्पल्स हो गए आपके, मोनेस्ट्रीज हो गए, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये किस सब्जेक्ट्स पे लिखे हुए हैं, क्या लिखा है इसके में, कुछ तो लिखा होगा ना। इसमें सारे सब्जेक्ट कवर किए इन्होंने। रिलीजियस के आपके बिलीफ क्या क्या थे, रिलीजन को लेकर के उनकी प्रैक्टिसेस क्या थी, ठीक है, राजा महाराजा की लाइफ के बारे में, ऑर्डिनरी पीपल के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डिनरी पीपल को सब कुछ आता भी नहीं होगा। आज अगर आप ऐसे ही रैंडमली किसी भी इंसान से उठ करके पूछ लो कि हाँ भाई तू हमें ये चीज़ बता, तो जाहिर सी बात है हर कोई इंसान आपको उसका जवाब नहीं दे पाएगा। तो हर कोई उनके बारे में कहाँ लिखता है? आपने नोटिस किया होगा ना, हम बड़े लोगों के बारे में न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं। अगर किसी बड़े लोग के में से किसी के बिना आज एक्सीडेंट हो जाए तो इट विल बी ए न्यूज़। लेकिन एक्सीडेंट बहुत सारे लोगों का होता है, क्या वो न्यूज़ बनती है, हाईलाइट बनती है? नहीं बनती। तो वैसे ही किंग्स की लाइफ पे लिखा हुआ है, हमें बहुत कुछ मिलता है, उतना हमें ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं मिलता है। नेक्स्ट हमें मेडिसिन और साइंस के बारे में बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, हमें हमारे पास आर्यभट्टियम है, ठीक है, आर्यभट्ट की लिखी हुई। हमारे पास शून्यवाद थ्योरी है, ठीक है, हमारे पास पतंजलि जो है उसकी योगा के ऊपर थ्योरीज हैं। तो ये सारी हमें बहुत सारी जो है डिटेलिंग्स मिलती है। उसके बाद में आपके आयुर्वेद के बारे में हमें बहुत कुछ मिलता है। आप सुश्रुत संहिता उठा करके देखो, उसमें आपको सर्जरी के बारे में मिलता है। तो ये सारी जो मेडिसिन और साइंस पे है, ये हमें बहुत कुछ जो है यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस हमेशा हार्ड सरफेस पे लिखते हैं। कैसे सरफेस पे? हार्ड सरफेस। जैसे आपके स्टोन पे लिख दिया, किसी मेटल पे लिख दिया, तो इस सब को हम क्या बोलते हैं? इंस्क्रिप्शंस। जनरली इसमें किंग का ऑर्डर जो होता था, मान लो राजा ने ये हुक्म दिया है, तो ये लिखेंगे कहाँ पे? तो ये उस चीज़ को इंस्क्रिप्शंस में जो है लिखते थे। एग्जाम्पल दिया है विक्टरीज। राजा जब कोई युद्ध जीत गया तो अपनी वो कहीं तो लिखेगा ना कि हाँ मैंने जीत हासिल की है। तो इस सब के लिए वो बेसिकली क्या है, इंस्क्रिप्शंस का यूज करता था। ऑर्डिनरी मेन और वुमेन क्या करते थे, इनके बारे में तो हमें इंस्क्रिप्शन से भी मालूम पड़ता है, थोड़ा बहुत पड़ता है, लेकिन कोई खास मालूम नहीं लगता, कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। लेकिन कुछ लोग जो एक्टिव थे वो अपने बारे में उन इंस्क्रिप्शंस पे लिखते थे। ओके, किंग्स क्वींस का तो लिखते ही थे, अपने बारे में भी लिख देते थे। तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें इंस्क्रिप्शन से ऑर्डिनरी पीपल के बारे में भी मिल जाती है। थर्ड आता है आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है? जैसे बहुत साल पुराना एक जार मिला है, ठीक है, एक ग्लास मिला है, ओके, एक आपके कटोरी मिल गई है, ठीक है, ठीक है। तो ये सबको उठा करके इन सबको पढ़ेगा कितने साल पुरानी है। कार्बन डेटिंग एक मेथड होता है जिसकी वजह से हम पुरानी चीज़ों को पता कर सकते हैं कि ये कितने साल पुराना होगा। तो कार्बन डेटिंग से हमें ये मालूम हो जाता है। तो हिस्टोरियंस जो आपके आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो इन चीज़ों को उठाते हैं, पुराने रिमेन्स को उठाएंगे, पुराने ऑब्जेक्ट्स को उठाएंगे और इन ऑब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, इन रिमेन्स की स्टडी करते हैं। तो ये चाहे ये क्या क्या हो सकता है, आपके स्टोन्स हो सकते हैं, ब्रिक्स हो सकते हैं, आपके स्कल्पचर्स हो सकते हैं, बची हुई आपकी पेंटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये सारे मिला करके जो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक टर्म लिख लो, हिस्टोरियंस। हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट में फ़र्क क्या है? कुछ तो फ़र्क होगा। जो पास्ट को पढ़ते हैं, दोज हु स्टडी पास्ट, वो हिस्टोरियंस होते हैं। इतिहास को पढ़ने वाले, इतिहास को पढ़ने वाले वो कौन है? हिस्टोरियंस। आर्कियोलॉजिस्ट बचे कुचे जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, रिमेन्स हैं, इनकी पढ़ाई करें। वो पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, बस उन रिमेन्स को पढ़ रहे हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस में, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेगा? देखो, अगर उसे मान लो किसी की हड्डी मिली है, अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करेगा? देखो, मान लो उसे किसी की हड्डी मिली है, ठीक है, तो अब उस हड्डी को देखेगा। अगर उसके ऊपर बहुत सारे कटफट लगे हुए हैं तो इसका मतलब है कि इसको खाने के लिए यूज़ की गई थी, चाकू के निशान वगैरह हैं, इसको हंट किया गया था, ठीक है।
और हड्डी मिल रही है, मान लो बर्ड्स की मिल रही है, फिश की मिल रही है, तो मतलब वो ये भी बता सकता है कि अगर यहाँ पे इंसानों की हड्डियाँ भी है, जानवरों की, मतलब इंसान इसको खाते होंगे। ठीक है, ये एक बेसिक जो है एक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया। उसके बाद में अगर हिस्टोरियंस को देखोगे तो वो मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी पढ़ता है, इंस्क्रिप्शंस को भी पढ़ता है, और जो जितने ये ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स वगैरह इनको भी पढ़ रहा है। इन सबको मिला करके, जब वो आर्कियोलॉजी वाले सोर्सेज को भी मिला करके सब जो लोग इन सबको पढ़ते हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? हिस्टोरियंस। ठीक है, ये 4 चीज़ें जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी एनसीईआरटी में जो दिया है वो है वन पास्ट और मैनी। अतीत हमारा एक ही है या बहुत सारे हैं? हम वर्ड यूज करते हैं पास। बुक का नाम क्या है? आपकी बुक का नाम क्या है? सबसे पहले तो यही देखो, बुक का नाम है आर पास्ट। ठीक है, तो ये एस क्यों लगा है? इसका मतलब एक ही दिन की बात नहीं है, ये हमारा एक ही पास्ट नहीं है, हमारे बहुत सारे पास्ट हैं। ठीक है, कैसे? हमने खुद ने देखा, पहले हमने क्या देखा है कि गैदरर्स है, वो इकट्ठा कर रहे हैं, हमने बात की। उसके बाद में हमने क्या देखा है? हंटर्स हैं। उसके बाद में सेटल्ड एग्रीकल्चर आ रही है, हमने फार्मिंग का जिक्र किया। फिर हमने बात की इंडस वैली सिविलाइजेशन आ रही है। फिर हमने बात की गंगा के आसपास भी आपके 2500 के अराउंड जो है वो भी हमें जो है गंगा आपके गंगा रिवर के आसपास मगध एम्पायर जो है वो देखने को मिल रहा है। ये 4700 था, ये 2700 था। इसके बाद में हम देखते हैं ब्रिटिशर्स का हिस्ट्री भी देखते हैं। तो हमारा पास्ट एक दिन की बात नहीं है, कोई एक पास नहीं है। हम लोग गैदरर से लेकर के हमारी आज जब हम एआई पर आ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए, तो ये सारी जो जर्नी है इसकी बात करते हैं हम। तो हमारा पास एक ही थोड़ी है, हमें तो बहुत सारे पास्ट हो गए। सो वी कॉल इट एज आर पास। ठीक है, एस लगता है। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम आज की भी बात करें तो हम देखेंगे लोगों के बहुत सारी कस्टम्स हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं हमारी अपनी कंट्री में। ठीक है, दैट्स वाई वी कॉल इंडिया एज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री। उसके बाद अगर आप देखोगे तो साउथ के लोग कुछ अलग खा रहे हैं, नॉर्थ इंडिया वाले कुछ अलग खा रहे हैं, अलग अलग खा रहे हैं, जबकि दोनों क्या है? दोनों इंडियंस है, लेकिन इनका खाना पीना क्या है? बहुत बहुत ज़्यादा अलग अलग है। ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ये चीज़ें पहले भी होती होंगी। फिर आप अगर आज सिटीज़ में जाकर के देखो तो वो क्या खुद के लिए खुद फार्मिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं कर रहे। तो इनकी सप्लाईज कहाँ से आ रही है? विलेजेस से। यानी ये डिमांड क्रिएट करते हैं और ये उसको सप्लाई करते हैं। ये मांग करेंगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, और विलेज में बैठे लोग जो उसको बना करके शहर वालों को भिजवाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है शहर वाले हमें कुछ नहीं देते हैं। सिटीज़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वगैरह लगती है, वहाँ से क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होकर के हमारे विलेजेस में, हमारी सिटीज़ में वापस आता ही है। ठीक है, उसके बाद में किंग्स और उनके जितने भी बैटल्स हैं, जो जीतेगा ऑब्वियस सी बात है वो रिकॉर्ड करेगा, तो विक्ट्रीज रिकॉर्डेड है। ऑर्डिनरी पीपल का ऐसा हमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है, अंदाजन पे है, थोड़ा बहुत है भी, तो उसमें कितना भरोसे के लायक है वी रियली डोंट नो। यानी बहुत सारा कुछ ऐसा है जो आज भी अननोन है, सब कुछ नहीं जानते हम। बहुत बड़ी ऐसी हिस्ट्री है जिसके बारे में हमें कुछ भी मालूम नहीं है। ओके, देन कम्स योर लास्ट टॉपिक, व्हाट डू डेट्स मीन? डेट्स आपने चीज़ देखी होगी, AD, CE, BC, BCE। ठीक है, अब हम ज़रा बात करें इस चीज़ पे। पहले तो 2000 वाला पॉइंट तो आपको क्लियर होगा ही कि हम जो है हिस्ट्री जो है इन आपकी जो बुक्स है वो 2000 को बेस ईयर लेकर के चल रही है, तो आपको 23 ऐड ऑन करते जाना है। ठीक है, अभी हम अगर बात करें आज क्या चल रहा है? AD चल रहा है। क्या चल रहा है? AD। सेंचुरी कौन सी चल रही है? 21st। सेंचुरी कैसे निकालते हैं? 2023। तो ये जो होता है ना, इसमें +1 कर दो, ये आपकी सेंचुरी हो जाएगी। यानी अगर मैं लिखूं 1947 तो सेंचुरी कौन सी हो गई है? 20th। अगर मैं लिखूं 1852 तो सेंचुरी कौन सी हो गई है? 19th। ये एक बेसिक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, मैथ्स में इंटीजर्स किए होंगे, एक स्केल होता है, ये बेसिक 0 ले लो, यहाँ पे प्लस में चलते हैं, यहाँ पे माइनस में चलते हैं। तो ये वो 0 है ना, ये वो एरा है जिसमें क्राइस्ट का बर्थ हुआ है, जीसस क्राइस्ट, उनका बर्थ ईयर है। ठीक है, उनके बर्थ को कितने साल हो गए? अभी 2024 आ चुके हैं। ठीक है, यानी 21 सेंचुरी पहले क्राइस्ट बॉर्न हुए थे। ओके, इससे पीछे जाओगे तो कैसे? उल्टी काउंटिंग होती है ना, -1, -2, -3,
ठीक है, तो ज़्यादा पुराना कौन सा है, 3 ज़्यादा पुराना है, 1 ज़्यादा पुराना है माइनस में, तो ये उल्टा चलता है। वैसे ही +1 +2 +3 चलता है ना, वैसे ही इधर प्लस में चल रहा है। ओके, अगर मैं आपको बोल दूं ये लाइन है, तो इस लाइन के इस तरफ आपके AD है, इस तरफ आपके क्या है, BCE। ओके, पहले ये वर्ड होता था BCU, यानी बिफोर क्राइस्ट। BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के बर्थ से पहले की बात करना है। लेकिन अब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं कि क्यों, सिर्फ क्राइस्ट के बर्थ से क्यों नहीं, लॉर्ड राम के करेंगे हम, ठीक है। कल को कोई बोलते हैं हम तो लॉर्ड राम के करेंगे, फिर बोलते हैं नहीं मैं राम के क्यों, मैं तो प्रॉफिट मोहम्मद से करूँगा, ठीक है। तो ये सब बोल दे तो इनके रिलीजन पर लड़ाई होने लग जाए, इसलिए इसको कर दिया BCE। BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा, यानी एक कॉमन एरा से पहले की बात करेंगे, ठीक है। ये आपको जो है छोटी सी चीज़ है जो आपको इसमें ध्यान रखनी है। AD की बात करो तो AD होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, ठीक है। ये वर्ड कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, लेटिन से। इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी भगवान के समय में, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, ठीक है। ये ध्यान रखना। CE जो है वो इस AD की जगह पे आजकल यूज होता है, क्या यूज होता है, CE, जिसका मतलब होता है कॉमन एरा। तो BCE मतलब इस कॉमन एरा से पहले का, तो वो लग जाएगा BCE। अदरवाइज क्या है, CE यानी कॉमन एरा, इसको ध्यान रखना। फिर एक आपको कई जगह पे मिलेगा BP, यानी बिफोर प्रेजेंट। क्या होता है ये, बिफोर प्रेजेंट। ये वो शॉर्ट फॉर्म्स है जो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इसको हमारी गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर रही है, हमारा जो वर्ल्ड है ना वो इनको एक्सेप्ट कर रहा है। ये कॉमन आपकी एक्सेप्टेबल एक्रोनिम्स है, ओके। सो एक्सेप्टेबल है ये होता है ADCE, BCE और BC। ये पॉइंट याद रखिएगा। NCERT इज अज्यूमिंग ईयर फ्रॉम 2000 एज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी हर जगह आपको 24 में 24 प्लस करते हुए चलना है। वाई, बिकॉज इट इज़ रनिंग 2024। अगर हम 2025 में जाएंगे तो यही 25 प्लस करना है आपको हर साल में, ठीक है। तो ये सारी जो बेसिक्स हैं वो आपके इस चैप्टर में दिए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो यू पीपल कैन टेक्स्ट मी आप, ठीक है। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप कमेंट्स में बोल सकते हो, ईमेल प्रोवाइडेड है हमारे चैनल में, तो आप इससे आप जो है ईमेल से आप मेरे को मैसेज करके, मेल करके बता सकते हैं जहाँ पे भी कोई इशू हुआ है, ओके। वी कैन हैव कॉन्वर्जेशन अबाउट इट। उसके बाद में ये आपको, अगर आपको ये PDF चाहिए इस चैप्टर की, तो ये PDF में हमारे चैनल पे UPSC एडुकेयर का जो चैनल है आपके उस पर टेलीग्राम पे, उस पर मैं ये बिल्कुल प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप ये वहाँ से ले सकते हो, ओके। आई होप आपने इन्जॉय किया हो। मैंने अपनी तरफ से हर चीज़ को क्लियर करने की कोशिश की है, ओके ओके। सो कीप स्टडिंग, ओके। आई टेक योर लीव नाउ। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू।